friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start UGC नेट. फ्रेंड्स, आज मैं UGC नेट सेकेंड पेपर शिक्षा शास्त्र के UGC नेट सेकेंड पेपर शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ. उसका क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ. ये 2004 का है. आइए देखते हैं. नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? ये बताई है रूसो ने. किसने बताई है? रूसो ने. अब रूसो ने इस नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना के बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं. रूसो ने शिक्षा के दो रूप बताए हैं, निश्चयात्मक शिक्षा और नकारात्मक शिक्षा. उसके अनुसार नकारात्मक शिक्षा जो है, नकारात्मक शिक्षा ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति के अंगों तथा ज्ञानेंद्रियों को सशक्त तथा तीक्ष्ण बनाती है. नकारात्मक शिक्षा का आशय व्यर्थ में समय नष्ट करना नहीं. यह शिक्षा गुण आरोपित नहीं करती, अपितु पाप से बचाती है. यह सत्य का पाठ नहीं पढ़ाती, अपितु असत्य से बचाती है. यह उस मार्ग को प्रशस्त करती है जो बालक को सत्य की ओर ले जाता है. अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र को कौन सी शाखा अनुभवों की पुनर्संरचना पर बल देती है? ये होगा प्रयोजनवाद. प्रयोजनवाद जो है अनुभवों की संरचना पर बल देती है. इसमें कौन सा आ रहा है? प्रयोजनवाद. अब प्रयोजनवाद के बारे में देख लेते हैं. इसको प्रयोजनवाद को व्यवहारिकवाद भी कहा जाता है. प्रयोजनवाद या व्यवहारिकवाद परिवर्तन में आस्था रखता है और अनुभव एवं उपयोगिता के आधार पर आदर्शों मूल्यों के सशक्तिकरण पर बल देता है. इसी कारण यह पूर्व निश्चित किसी आदर्श सत्यों मूल्यों को अपनाने का विरोध करता है. चूँकि आदर्श मूल्य सत्य परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा के स्थायी उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती. एमिल यह निम्न पर प्रथम प्रबंध है. एमिल यह निम्न पर प्रथम प्रबंध है. ये किसकी कथन है? ये कहा है, ये प्रकृतिवादियों ने. ये जो वर्क है ये प्रकृतिवादियों का है. ये वर्क किसका है? प्रकृतिवादियों का है. उसके बाद आपका आता है ये किसका है? एमिल वर्क किसका है? प्रकृतिवादियों का. ये प्रकृतिवादी का है. ये जो वर्क है किसका? प्रकृतिवादी का है. नेक्स्ट है प्रकृतिवादी. और एमिल नामक ग्रंथ रूसो ने लिखा है. इस ग्रंथ में प्रकृतिवादी शिक्षा को विस्तृत संकल्पना प्रस्तुत की गई. यह प्रथम प्रकृतिवादी का प्रबंधन माना जाता है. सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा जो है, सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा, ये किसकी कथन है? सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा जो है, यह किसका कथन है? सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा कैसा होना है? उपरोक्त सभी, यानी सबको सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा में क्या होगा? उपरोक्त सभी सही है. इसमें सबको उपलब्ध होनी चाहिए, सबको अधिगम होनी चाहिए, सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है तथा शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य, आसानी से उपलब्ध होने एवं सबकी आवश्यकता अनुसार अधिगम्य होने, इस कार्य को करने के लिए राज्य निर्देश दिए गए हैं. अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य होगा. वेद हमें सिखाते हैं. वेद हमें क्या सिखाते हैं? इसमें इसका आंसर सी सही है. इसमें आंसर क्या है? सी. वेद हमें क्या सिखाते हैं? रचना प्रारंभ तथा अंत में हीन है, अंत से हीन है. रचना प्रारंभ तथा वेद हमें क्या सिखाते हैं? रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है. वेद इस सृष्टि की प्राचीनतम रचना है. वेदों में इस सृष्टि को ईश्वर के द्वारा उत्पन्न माना जाता है. वेद के अनुसार इस सृष्टि का प्रारंभ और न अंत, यह हमेशा ही अस्तित्व में रहेगी. यह विचारधारा आधुनिक वैज्ञानिकों के विचार से काफ़ी हद तक सामान्य है. उसके अनुसार शिक्षा या किसी अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जाता है. ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और न ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं. यह नारा किसका था?
यह नारा किसका था? ये नारा जो है प्रयोजनवादियों का है। ये नारा किसका है? प्रयोजनवादियों का है कि ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और न ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा है। यह नारा किसने दिया है? प्रयोजनवादियों ने। अब प्रयोजनवादियों का कथन क्या है? प्रयोजनवादी व्यक्तिगत रुचियों पर बल देते हैं। उनके अनुसार जिस चीज़ को सीखने में व्यक्ति की रुचि नहीं, वह ज्ञान व्यर्थ है। यह बौद्धिक शिक्षा नहीं वरन उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा है। ये बौद्धिक शिक्षा नहीं वरन उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा है। कौन सी है? उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा है। उसके बाद कह रहा है कि शिक्षा पर बल देती है। प्रयोजनवादी तत्कालिक उपयोगिता पर बल देते हैं, इसलिए उनके अनुसार विचार, वस्तु तथा मूल्य हमेशा परिवर्तित होते हैं। कौन सा दर्शन है जो कि किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? ये है आपका कौन? आइए इसका डिटेल देखते हैं। कौन सा दर्शन है जो नियमबद्ध? ये है आदर्शवाद। नियमबद्ध और अनुशासनवादी का समर्थन कौन करता है? अनुशासनवाद। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, ये है आदर्शवादी। आदर्शवादी का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आदर्शवादी क्या कहते हैं? आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा अध्यापक की गरिमा, अनुशासन, मर्यादा एवं कर्तव्यनिष्ठ आदर्श आवरण में बद्ध करना। आदर्शवादी अध्यापक का चरित्र एवं व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि छात्र उसे आदर्श अनुसरण कर सके और मूल्यों को अपने चरित्र में आत्मसात कर सके। अब यह है मिलान करने के लिए। आइए इसका जो सही मिलान है इसको देख लेते हैं। तत्वमीमांसा जो है, तत्वमीमांसा का संबंध वास्तविकता से। तत्वमीमांसा का संबंध किससे है? वास्तविकता से। ज्ञान इसकी संरचना, इसका संबंध ज्ञान मीमांसा से है। तत्व मीमांसा का संबंध वास्तविकता से है। ज्ञान इसकी संरचना, इसका संबंध ज्ञान मीमांसा है। ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा अधिसंचलित है। ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा अधिसंचलित है। यह भौतिक विज्ञान का प्रतीकवाद है। यह भौतिक विज्ञान का प्रतीकवाद है। आचरण का सिद्धांत कौन सा शास्त्र बताता है? नैतिक। आचरण का सिद्धांत कौन बताता है? नैतिक शास्त्र। उसके बाद है नेक्स्ट, बच्चों को एक स्वायत्त शासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए। इस कथन का समर्थन कौन करता है? इस कथन का समर्थन करते हैं प्रकृतिवादी। कौन करते हैं? प्रकृतिवादी। इस कथन का समर्थन कौन करते हैं? प्रकृतिवादी। आइए देखते हैं प्रकृतिवादी के बारे में क्या कहा गया। प्रकृतिवादी विचारधारा बालक पर सामाजिक नियमों द्वारा दबाव डालने का सख्त विरोध करता है। वह बालक जो समाज के कुप्रभावों से बचना चाहता है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं बालक को अपनी कृत्रिम श्रृंखलाओं के जाल में जकड़कर उससे उसका प्राकृतिक जीवन छीन लेती है। अतः प्रकृतिकवाद बालक को एक स्वायत्त शासी एवं प्राकृतिक वातावरण में स्वयं करके सीखने पर बल देता है। मकतब जो है किससे संबंधित है? आइए देखते हैं आगे। मकतब है प्राथमिक शिक्षा से। मकतब का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखते हैं। इस्लामिक शिक्षा में मकतब वह स्थल है जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि मदरसे में उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ किसकी रचना है? ये माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की रचना है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सी बात रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी बात रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? नोबेल पुरस्कार भी पाए हैं, विश्व भारती भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और राष्ट्रगान भी है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के शोध में अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अपनी शिक्षा की एकरूपता प्रदान करने के लिए विश्व भारती की स्थापना की, और राष्ट्रीय गीत टैगोर द्वारा रचित, और जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैस्की और अल्काट ने की है। नेक्स्ट, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य समझा जाता है? लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य समझा जाता है? इसमें है उपयुक्त सभी। शिक्षा के लोकतांत्रिक में सबको, यानी इसमें जीवन की गुणवत्ता का भी महत्व होता है, उसके बाद मानव गरिमा का भी महत्व होता है, भावात्मक समाकलन का भी होता है। लोकतांत्रिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें जिसमें समाज में अपनी व्यक्ति रुचि के अनुसार शिक्षा, योग्यता आदि पर कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्र में लोकतांत्रिक पद्धति में जीवन की गुणवत्ता अर्थात मानव की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा भावात्मक समाकलन तथा मानव गरिमा तीनों ही मूल महत्व है। निम्न में से वह क्या है जो संस्कृति का एक स्वरूप नहीं है? इसमें क्या है? बौद्धिक संस्कृति जो है संस्कृति का स्वरूप नहीं है, जबकि भौतिक संस्कृति, गैर भौतिक और औद्योगिक ये सभी संस्कृति के स्वरूप है। संस्कृति से तात्पर्य है मानव निर्मित एक भावात्मक यह मानव के सीखे हुए व्यवहार और प्रतिमानों का योग है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहारों का व्यवहार के प्रतिमानों का योग है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों का योग है। तो भौतिक संस्कृति होती है, गैर भौतिक होता है और औद्योगिक होता है। यह विभिन्न प्रकार की होती है, भौतिक, अभौतिक और औद्योगिक संस्कृति होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सही है। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी जो है घर है। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी क्या है? घर है। उसके बाद शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा है जिसमें निश्चित मूल्य एवं पाठ्यक्रम होता है। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता, जबकि दूसरा अनौपचारिक शिक्षा कोई निश्चित समय नहीं होता है। घर व्यक्ति की सबसे प्रमुख बड़ी अनौपचारिक शिक्षा एजेंसी है। घर में वह अपनी शिक्षा प्रारंभ मतलब किसी भी समय कर सकता है। फिर उसके बाद आपका आता है उसके बाद लोगों को किसी एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग में रखने के लिए जो मापदंड प्रयुक्त नहीं है वह निम्न में से कौन सा है? यह है सी, प्रजाति, धर्म और धन। ये सभी एक मापदंड में रखे, विशिष्ट मतलब सामाजिक मापदंड में इनको रखा जा सकता है, जबकि ज्ञान का कोई मापदंड नहीं है। धर्म एक शिक्षा है। धर्म एक संस्था है। क्यों है भाई? यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार को निष्पादित करता है। धर्म एक संस्था है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार को निष्पादित करता है। अब समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को आपस में जोड़े रखने के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह सामाजिक कार्य को निष्पादित करता है। इसके द्वारा व्यक्ति के विश्वासों को दृढ़ बनाती है और व्यक्ति में सामाजिक मूल्य का विकास होता है तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
आइए इसको सुमेलित करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। नेक्स्ट है देखिए, रूढ़िवादी समाज। रूढ़िवादी समाज एक ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन धीमे एवं समय लेने वाले होते हैं। रूढ़िवादी समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें 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 परिवर्तन धीमे एवं समय लेने वाले होते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी समाज ऐसा होता है जिसमें परिवर्तन धीमे और समय लेने वाले होते हैं। समाज का बंद समूह क्या होता है? जाति होता है। सांस्कृतिक विवरण जो होता है परिवर्तन का बहिर्जनित स्रोत होता है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है? प्रतिरुद्ध समाज होता है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है? प्रतिरुद्ध समाज होता है। उसके बाद शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता। व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। यह जिस समाजशास्त्री का यह मत है वह है दुर्खिम। दुर्खिम ने यह बात कही है। इमाइल दुर्खिम एक महान समाजशास्त्री थे। उनके शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं, वरन सामाजिक परिवर्तन में परिणाम के स्वरूप ही शैक्षिक परिवर्तन आता है। निम्न में कौन सी बात आधुनिकीकरण की नहीं है? इसमें शारीरिक गतिशीलता जो है आधुनिकीकरण की नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान, औद्योगिक विकास, सामाजिक गतिशीलता। औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक गतिशीलता। औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक गतिशीलता। आधुनिकीकरण नहीं है। जबकि शारीरिक गतिशीलता जो है आधुनिकीकरण है। औद्योगिक विकास आधुनिकीकरण नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान और सामाजिक गतिशीलता। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नवीनता को अपनाते हुए अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों को त्यागता नहीं। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नवीनता को अपनाते हुए अपनी परंपरा और शारीरिक मूल्यों को त्यागता नहीं, वरन इसका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता आदि विशेषताएं पाई जाती है, जबकि शारीरिक गतिशीलता की नहीं। शिक्षा की सामाजिकता। शिक्षा की सामाजिकता क्या है? इसमें सी वाला सही है, शिक्षा की सामाजिकता। शिक्षा संस्थाओं से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण है। शिक्षा संस्थानों से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण है। शिक्षा संस्थानों से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण है। शिक्षा की सामाजिकता से तात्पर्य शिक्षा संस्थाओं से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन व विश्लेषण करके समाज को उन्नति एवं विकास की ओर अग्रसर करता है। समाज की मांग के अनुसार ही शिक्षा में परिवर्तन होता है, इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा निम्न में से किसी एक संबंध में नहीं है। वह है आश्रम विद्यालय। शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा निम्न में से किसी एक से संबंध नहीं है। आश्रम विद्यालय जो है में समान अवसर नहीं दिए जाते, जबकि पब्लिक विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में सभी में दिए जाते हैं। आर्टवेज का मत शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन पर क्या है? आर्टवेज का मत जो है शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन है पर क्या है? आर्टवेज का मत, आर्टवेज ये डी वाला सही है। शिक्षा शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है। शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक अन्योन्याश्रित है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है। इसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, यह निर्धारित मतलब शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के अन्योन्याश्रित है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसका कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। आर्टवेज महोदय ने शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंध को जटिल माना है। दुर्खिम महोदय इसके विपरीत, इन्होंने माना है कि शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारण और उसका प्रभाव क्या है। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है।
अनौपचारिक रूप से। बच्चे को, परिवार जो है बच्चे को किस तरह की शिक्षा देता है? अनौपचारिक से। शिक्षा की प्रक्रिया के कुछ प्रकार: अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिकेतर। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम, समय, उम्र नहीं होती। यह किसी अवस्था में जीवन पर्यंत प्राप्त की जा सकती है। इसके स्रोत परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कही जाती है। निम्न में से किस प्रभाव क्षेत्र में यह भावनाएं संबंधित है? निम्न में से किस प्रभाव क्षेत्र में यह भावनाएं संबंधित है? उपरोक्त समस्त प्रभाव क्षेत्र में, मतलब अभिप्रेरण। ये भावनाएं कहाँ कहाँ संबंध है? भावनाएं संबद्धता, संज्ञात्मक, अभिप्रेरणात्मक और भावनात्मक तीनों में है। निम्न में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्वधारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इंद्रियानुभववादी जो है ये पियाजे द्वारा कहा गया है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास में अनुभववादी जो है यह अवधारणा पियाजे ने दी है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? संवेदी प्रेरक है ही, और प्राक रूढ़िगत है ही, पक्ष रूढ़िगत है ही। बस क्या नहीं है? उसके बाद ये ए वाला नहीं है, संवेदी प्रेरक नहीं है। रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत, पक्ष रूढ़िगत, रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत, पक्ष रूढ़िगत ये सभी है, और संवेदी प्रेरक नहीं है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में संवेदी प्रेरक नहीं है, रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत और पक्ष रूढ़िगत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के 3 अवस्था मानी है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर में परतंत्रात्मक नैतिकता, नव आत्मकेंद्रीयता। परतंत्रात्मक नैतिकता, नव आत्मकेंद्रीयता। और रूढ़िगत नैतिकता पर अंतर व्यक्तिक संबंध, अच्छा बालक पूर्वाभिमुखीकरण अवस्था, बालिका का पूर्वाभिमुखीकरण अवस्था, सामाजिक व्यवस्था स्थापन अवस्था, पक्ष नैतिकता स्तर, संविदात्मक विविधता, विधिवादिता अवस्था, संविदात्मक विधिवादिता अवस्था, अंतःकरण या सिद्धांत उन्मुखीकरण अवस्था। उसके बाद आपका ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।